हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा या बहुत ही आप समझ लो फार्मूला बेस्ड या समझ लो कंसेप्चुअल सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? इस मैग्नेटाइजेशन से आप तीन तरह के मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे बने, वो मैग्नेटाइजेशन का एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी बोलते हैं, इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोला जाता है और इसको डिनोट करते हैं आई से। आई को करंट भी बोलते थे, बट अब हम आई को मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोल रहे हैं। सही है। कई बुक्स में इसको कैपिटल एम भी लिख रखा है। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को कैपिटल एम बोलते हैं, पर हम कैपिटल एम को मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते थे। तो तुम चाहो तो करंट वाला सिंबल आई वेक्टर, चाहो तो मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक डायपोल वाला सिंबल एम कैपिटल, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये भी दिखने को मिल सकता है। अब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन क्या होती है कि कोई एक पीस है, कोई एक आपने मेटल लिया या कोई भी एलिमेंट लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो वो पीस भी मैग्नेटाइज्ड हो गया। जैसे लोहे को चुंबक के साथ चिपका कर रखोगे तो लोहे के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो वो लोहा भी मैग्नेटाइज हो गया है, वो लोहा भी मैग्नेटाइज हो गया। अब वो उसकी कितनी पावर है मैग्नेटाइज होने की, जिस स्पेसिमन को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसकी कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है उसकी मैग्नेटाइज होने की, इसको आप मैग्नेटाइजेशन बोलते हो। उस स्पेसिमन की कितनी पावर है, इसको आप मैग्नेटाइजेशन बोलते हो। मैग्नेटाइजेशन को डिनोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी नेट मैग्नेटिक डायपोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला ये है जो बुक्स में लिखा मिलेगा। मैग्नेटाइजेशन होती है नेट डायपोल मूवमेंट उसकी डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम है जो स्पेसिमन को हमने मैग्नेटाइज करना है। बड़ा वॉल्यूम तो जल्दी लेट मैग्नेटाइज होगा, छोटा वॉल्यूम तो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे बोलो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ आप एक बड़ा सा आयरन की रॉड रख दो, ये एक छोटी सी पिन रख दो, दोनों को 10-10 मिनट रखो, तो 10 मिनट में पिन मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी उसको हटाओगे तो वो भी छोटे से मैग्नेट की तरह काम करेगी। वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि कितनी उसके पास मैग्नेटाइजेशन पावर है। अब ये आया कहाँ से, सारी बातें आप बोलोगे सर ये आया कहाँ से फॉर्मूला। अच्छा, इसकी यूनिट भी लिख लो। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। किसकी? मैग्नेटाइजेशन की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन ही है, इसको वेक्टर बोल दिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन होती है इसके पास। अब ये आया कैसे, आया कहाँ से, इसका कंसेप्ट समझो कहाँ से आया पूरा डिटेल में। क्या हुआ, हमारे पास जो मैटर है ना, मैटर, दुनिया में कोई भी मैटर है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो हर मैटर के पास एटम होगा, दुनिया में कोई भी मैटर होगा, मैटर एटम से ही तो बना है, तो उसमें एटम तो पक्का होगा। अगर उसमें एटम होगा तो एटम के पास तीन चीजें और होंगी, एटम के पास तीन चीजें और होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरा हर मैटर एक मैग्नेटाइज हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो समझो, मेरे पास मान लो एक मैटर है, मैटर का मैंने एक एटम उठाया, उस एटम के पास एक होगा न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट या उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। 1 2 3 डिपेंड करता है, पहले में 2 अगले में 8, ऐसे चलता रहेगा। मैं मानता हूं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है अभी किसी मैटर के एटम में, आउटर मोस्ट में या पहले वाले इलेक्ट्रॉन शेल में, उसमें एक एटम ही रिवॉल्व कर रहा है, एक एटम ही रिवॉल्व कर रहा है। तो एटम क्या हुआ, एटम क्या हुआ, एटम होता है इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज चल रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा करंट, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा करंट। अगर नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज चल रहा है तो करंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट चलता है, तो करंट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हुआ, ये कि सर्कुलर लूप नहीं बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बन गया, ये एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो इसकी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, इस वाले सर्कुलर लूप की कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डायपोल होगी,
क्यों, कैसे, समझे? एक हमने एटम लिया, एटम के पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने से वो करंट कैरिंग लूप जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करेगा तो करंट कैरिंग लूप इधर, इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करेगा तो करंट कैरिंग लूप क्लॉकवाइज में करंट कैरिंग लूप बना। करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट जैसा होता है, मैग्नेट जैसा होता है तो उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल, उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है जिसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का आई इंटू ए। आई कितना उसके अंदर करंट जा रहा है, ए उसका कितना एरिया है। तो ऐसे आप एक करंट कैरिंग लूप की, एक एटम की मैग्नेटिक डायपोल बना सकते हो। मैग्नेटिक डायपोल क्यों आई? क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप है और ये मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। करंट कैरिंग लूप तो हमेशा मैग्नेट है, हालांकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटी होगी, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी जगह में रिवॉल्व करता है तो बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड जो कि फील भी नहीं होती, बट फिर भी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट जैसा है, तो उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू ए होनी चाहिए, तो वो है इसके पास। क्लियर सी बात है, बिल्कुल सिंपल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट इसके पास आई है, ये जो इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आई है, दो कारणों के कारण आई है। पहली बात, ये जो मैग्नेटिक डायपोल आई है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आई है, ये दो कारणों के कारण आई है। पहला कारण ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है आपके पहले शेल में, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग के कारण ये आई। इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग के कारण ही तो करंट कैरिंग लूप बना है ये, तो उसके कारण ही तो मैग्नेटिक डायपोल आई है। इसकी दूसरी बात ये आई है मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की अपनी एंगुलर मोमेंटम के कारण, इलेक्ट्रॉन की अपनी एंगुलर मोमेंटम के कारण, इलेक्ट्रॉन की अपनी एंगुलर मोमेंटम जो कि है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन वाली मतलब बॉल है मेरे पास नहीं है, स्पिन वाली मतलब ये रहा न्यूक्लियस यार, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ऐसे रोटेट कर रहा है, पता ना शेल में, बट जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो वो घूमता भी तो है ऐसे। इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और इसके आसपास भी रोटेट कर रहा है, समझते हो ना? यही तो स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था ना, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है और यहाँ पर भी, जैसे यार जैसे अर्थ है ना, अर्थ सन का चक्कर लगा रही, सन न्यूक्लियस है, अर्थ एक इलेक्ट्रॉन समझ लो, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और उसके अराउंड रोटेट भी करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी ऐसा करता है, उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो उसके कारण भी इसके पास मैग्नेटिक डायपोल आया। तीसरी बात, कुछ मैग्नेटिक डायपोल न्यूक्लियस के कारण भी आया, कुछ मैग्नेटिक डायपोल न्यूक्लियस के कारण भी आया जो अंदर पॉजिटिव चार्ज रहा। बट हालांकि हमने देखा कि ये जो दो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बना रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम स्पिन वाली और न्यूक्लियस वाली, ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ये अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम है ये बनाना मैग्नेटिक डायपोल। ज्यादातर मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के कारण बन रहा है, करंट कैरिंग लूप के कारण। तो हम इसी को लेते हैं, इसी से मैग्नेटिक डायपोल निकालते हैं, इसी से मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, इसी से मैग्नेटाइजेशन समझ में आती है, इसी प्रोसेस से मैग्नेटाइजेशन समझ में आती है। यहां तक समझ में आया एक एटम, एक मैटर कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब बोलोगे सर वो चिपक तो रहा नहीं, इसमें भी तो एटम होगा, तो ये मैग्नेट बनना चाहिए। अरे बहुत छोटी, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, बहुत छोटी मैग्नेटिक, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आगे चले? ठीक है जी। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या करेंगे हम मान के चलते हैं, देखो समझो कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में समझो तो समझ में आएगा। हम मान के चलते हैं कि कई एटम्स, जैसे मैं हीलियम की एग्जांपल लेता हूं, हीलियम भी एक एटम है, हीलियम के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा तो जो रिवॉल्व कर रहा होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक डायपोल बनेगी, बट कुछ एटम्स की जो नेट मैग्नेटिक डायपोल होती है, वो जीरो के इक्वल हो जाती है, जैसे कि हीलियम। कैसे समझो, हीलियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 होती है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 होती है। हंस रूल बोलता था इसकी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूं तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों ऑपोजिट स्पिन के, एक ही एस वाले ऑर्बिटल में दोनों आ जाते हैं, 1s2 यही तो है। अब ये क्या बोल रहा है, ये ऑपोजिट स्पिन क्या बोल रहा है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। समझो इसके पास क्या हुआ, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन्स था, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर घूम रहा है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे बना रहा होगा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट करंट जाएगा ऐसे, मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है ऊपर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे ऊपर को बन रही होगी अगर ये लूप ऐसा है। एक इलेक्ट्रॉन इससे उल्टा है, मान लो इससे उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा होगा, उल्टी डायरेक्शन ही हुई, समझे? तो करंट मैग्नेटिक डायपोल बनी, एक मैग्नेटिक डायपोल बनी है ऊपर, एक मैग्नेटिक डायपोल बनी है नीचे।
तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। एक मैग्नेटिक डायपोल ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक मैग्नेटिक डायपोल नीचे दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये दोनों मैग्नेटिक डायपोल एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, नेट मैग्नेटिक डायपोल या नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें जीरो आएगी। जैसे मैं हीलियम के एग्जांपल ले रहा हूं, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर्ड समझते हो ना? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब जब होंगे तब तब मैग्नेटिक डायपोल कैंसिल हो जाएगी, तब तब मैग्नेटिक डायपोल कैंसिल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डायपोल जीरो आएगी, एक ऊपर को एक नीचे को कैंसिल हो गई, या इधर को इधर को जिधर मर्जी को हो कैंसिल हो जाएगी। जब जब मैग्नेटिक डायपोल कैंसिल होगी, यानी जब जब मैग्नेटिक डायपोल नेट जीरो होगी, या इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर होंगे। ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास ये सिस्टम हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, मैग्नेटिक डायपोल जिसकी जीरो आए, उसको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। उनको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होती है, इनकी मैग्नेटिक, क्योंकि ये बना ही नहीं पाए। मैग्नेटिक पोल जीरो आई है, बिल्कुल है ही नहीं जीरो। अरे यार मैग्नेटिक डायपोल तो मैग्नेटिक आएगा ना, ये तो मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब। तो वो डायामैग्नेट, यानी हमने पढ़ा होगा डायामैग्नेटिक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाया मतलब दो, पेयर वाले, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो वो डायामैग्नेटिक हो। क्यों हुआ है ये? मैग्नेटिक डायपोल कैंसिल हुई है। अब कुछ के पास मैग्नेटिक डायपोल जीरो के इक्वल नहीं होती, कुछ के पास मैग्नेटिक डायपोल जीरो के इक्वल नहीं होती। मतलब जिसमें पेयर हो, एक में पेयर हो दूसरे में ना हो, तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगे तो उनकी मैग्नेटिक डायपोल जीरो नहीं होंगी। जिनके में, यानी उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा उसको हम पैरामैग्नेटिक की या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। डिटेल में करेंगे इनको, इनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ लिखवाऊंगा, बताऊंगा, बट अभी के लिए बेसिक समझो मैग्नेटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। बेसिक्स कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूं। तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। अब वो मैग्नेटिक कैसी है, तो वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक तो फेरो या पैरा होंगे, ये नहीं बहुत कम तो डायामैग्नेटिक। क्लियर है? एमनेट या मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेटिक डायपोल पे कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इतनी बात समझ में आई होगी। मतलब ये सेम हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे डायमैग्नेटिक में, उसमें कैंसल आउट नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक एटम है, मेरे पास एक मैटर है, मेरे पास एक मैटर है, कोई भी मैटर ले लो। तो उस मैटर में, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है मेरे पास, तो इस ब्लैक बोर्ड में अप्रोक्सीमेटली करोड़ों 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 से भी अरबों एटम्स होंगे। इस ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे एटम्स होंगे, दुनिया भर के एटम्स होंगे। तो उन सबकी नेट डायपोल मूवमेंट जीरो थोड़ी होगी, सारों की जीरो थोड़ी होगी, कुछ की जीरो नहीं भी होगी, कुछ की जीरो नहीं भी होगी, मतलब कैंसल आउट थोड़ी कर देंगे सारे के सारे। तो क्या होगा? किसी की नेट मैग्नेटिक डायपोल, किसी की नेट मैग्नेटिक डायपोल इधर जा रही है, किसी की इधर जा रही है, किसी की इस डायरेक्शन में, किसी की इसमें, किसी की इसमें, किसी के नीचे, किसी की ऊपर, किसी की इधर, किसी की इधर, किसी की इधर, उधर, नीचे, इधर, इधर, उधर, इधर। ये सारी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं। ये सारी कैसी हैं? जो कि मैग्नेटिक डायपोल्स बन रही हैं। सारी क्या बन रही हैं? मैग्नेटिक डायपोल्स हैं। अलग अलग एटम की, अलग अलग एटम की मैग्नेटिक डायपोल, जिसको हम एटॉमिक डायपोल बोल देते हैं। हर एटम एक डायपोल में अरेंज हो रहा है, जिसको मैं एटॉमिक डायपोल बोल रहा हूं ना। जैसे मैंने वर्क के दिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन का इधर को, एक का इधर, तो ये रिजल्टेंट आया कि रिजल्टेंट इधर आया, रिजल्टेंट इधर, अलग अलग डायरेक्शन हो सकती, कहीं होगी सेम होगी। तो एक मैटर, एक ब्लैक बोर्ड में इतने सारे एटॉमिक डायपोल ने अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर रखा है, अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर रखा है। क्लियर है? मेटल लिया मैंने, ब्लैक बोर्ड तो नॉन मेटल में, मेटल ले रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर में इसके बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बना दी, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर बना दी। ब्लैक बोर्ड के बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेट रखा, जिसके मैग्नेटिक फील्ड में ये ब्लैक बोर्ड निकल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे एटॉमिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? जितने भी एटॉमिक डायपोल हैं सबको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगी। कोई ऐसे था, ऐसे था, तो ये सारे इधर इसके डायरेक्शन में ज्यादातर
99% कुछ नहीं भी हो पाएंगे, बट ज़्यादातर इसकी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तुम्हें याद होगा मैग्नेटिक फील्ड होती थी, उसमें मैं मैग्नेटिक डायपोल रखता था, तो वो टॉर्क कैसे घूमता था? टॉर्क इधर को घूमता था, इधर घूमता, तो ये टॉर्क घूमते ऐसे तो आना था कभी, हाँ घूमता जाएगा, बट ये अलाइन तो इसी के डायरेक्शन में हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क ये पड़ा है मैग्नेटिक डायपोल, तो ये हमेशा आएगा तो ऐसे ही, तभी तो घूम के ऐसे जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल भी होता है। तो ये सारे मैग्नेटिक इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, सारे के सारे इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ज्यादातर, मतलब थोड़े बहुत तो हो ही जाएंगे, मतलब बच ही जाएंगे, बट फिर भी हम मान के चलेंगे कि ज्यादातर इस डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए तैयार हैं सारे। क्यों? क्योंकि बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने एक पास करी है, तो ये क्या होंगे? सारे इसमें अलाइन हो जाएंगे। अब अलाइन होने से क्या होगा? इनकी तो मैग्नेटिक डायपोल जीरो थी, अब मैग्नेटिक डायपोल जो नेट होगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। अरे अब मैग्नेटिक डायपोल जीरो के इक्वल क्यों? अब ये तो जीरो थी ना, इधर उधर करके इधर आया, कट गया, क्योंकि इसको इधर को इधर सारे काट देंगे ना। अब तो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल। देखो इसमें क्या हुआ? कुछ इधर आ रहे, कुछ इधर आ रहे, कुछ इधर आ रहे, कुछ उधर, सबकी मैग्नेटिक डायपोल कट जानी चाहिए थी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? तो इधर उधर उधर मैग्नेटिक डायपोल ने एक दूसरे को एटम्स ने काट दिया, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनाई सबकी डायरेक्शन एक होगी। पहले एक इधर एक इधर एक इधर कट रहे थे, अब सारे ही एक डायरेक्शन में जा रहे, तो ऐड होंगे। तो मैग्नेटिक नेट डायपोल सारे एटॉमिक डायपोल्स की जीरो नहीं आएगी, सारे एटॉमिक डायपोल्स की मैग्नेटिक डायपोल जीरो नहीं आएगी। अब क्या हुआ? होगा क्या? ये जो मटेरियल है, ये जो स्पेसिमन है, जो स्पेसिमन हमने लिया था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसमें सारे लाइन हो गए, तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये भी मैग्नेटाइज हो गया, ये भी मैग्नेटाइज। क्यों? क्योंकि सारे मैग्नेटिक डायपोल एक डायरेक्शन में, एटॉमिक डायपोल एक डायरेक्शन में लाइन हो गए, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। देखो वो इधर इधर इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे तो बना, एटॉमिक डायपोल इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर डेवलप हुई, क्योंकि सब कैंसल आउट नहीं हुए, तो अंदर डेवलप हुई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये आपका स्पेसिमन मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब ये कितना मैग्नेटाइज हुआ है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैपेसिटी है, क्या पावर है इसकी मैग्नेटाइजेशन होने की, मैग्नेटाइज होने की, उसी को मैग्नेटाइजेशन वेक्टर बोलते थे। ठीक है जी, जिसको हमने बोला आई होता है मैग्नेटाइजिंग डायपोल अपॉन एरिया। एरिया लिया था, क्या लिया था, सॉरी वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, टोटल वॉल्यूम हो सकता है। पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो मैं बोलता हूँ 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर किसी एटम के अप्रोक्सीमेटली 10⁻20 एटम्स होते हैं, 10⁻23 होते हैं। तो वो सारे एटॉमिक डायपोल करेंगे जो एक दूसरे को काटेंगे, जिनकी एम नेट जीरो होगी, जब तक बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करी। जब करी तो वो अलाइन हो गए, तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो गई, तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया स्पेसिमन? ये क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। कैसी आई हैं? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, आगे देखेंगे, बट सिंपल मैग्नेटाइजेशन समझो, एम बाय वी। देखो एक और बात याद रखना, एम को बोलते हो आप m इंटू 12 भी बोलते थे। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू 12, एरिया इंटू 12, एरिया इंटू 12 मतलब एक लेंथ है, एक ये है इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, तो L इंटू एल, तो इसका एरिया हो गया, और इसकी लेंथ कितनी हो गई? 12। अरे यार एक वो था ना, तो ये हो गया इसका एरिया, ये हो गया इसका एरिया, या ये हो गया इसका एरिया, और ये इसकी लेंथ जो कि 12 होती है मैग्नेट की, तो एरिया इंटू 12, तो 12 कट जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन पावर आई के इक्वल होती है। अगर 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 आपके पास सोलेनॉइड हो 12 लेंथ का, अगर आपके पास सोलेनॉइड हो 12 लेंथ का, जिसकी लेंथ 12 ही हो, अगर लेंथ अलग हुई सोलेनॉइड की बार मैग्नेट की, तो एरिया तो ये नहीं कट पाएगा, तो एम बाई ए नहीं आएगा, तो जो भी आएगा उसको रख के देखना। समझ में आई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन एक पावर होती है कि उसको मैग्नेटाइज करने की कितनी क्षमता है, कोई हो पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा, कोई ज्यादा होगा तो कोई कम होगा। तो होपफुली ये बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट, छोटा तो नहीं था, समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें हम मैग्नेटाइजिंग पावर या मैग्नेटाइजिंग फोर्स समझेंगे। एक हम समझेंगे जीटा क्या होता है ना, और हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, ये छोटे छोटे से फॉर्मूले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद पैराडायो और फेरो की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।